अध्यक्ष महोदय और दोस्तों, पहली बात उनकी थी मृत्यु बोझ। ज़ाहिर है कि ये मेरा बड़ा पसंदीदा विषय है। ये नहीं कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन इसके बारे में सोचना ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन लड़की के बारे में सिर्फ रेफरेंस बाद में होगी, क्योंकि ये जो मृत्यु बोझ की पूरी कल्पना है, जो एहसास है, जो एक जहन का एक दरीचा खोलती है, मैं उससे बहुत शुरू से देख रहा हूँ किश्तोसोफी की तहरीरों में। अब मुझे ठीक तरह से याद नहीं, करीब 40 वर्ष से कुछ ज़्यादा अरसा हो चुका होगा जब मैंने उनकी कहानी बादलों के घेरे पढ़ी। और आतंक नहीं कहता, लेकिन एक मृत्यु के बिल्कुल सामने धीरे धीरे जीना जीना उतरती मौत के बीच में एक लड़की है, और बयान उस व्यक्ति द्वारा होता है जो खुद मौत के बिल्कुल दहाने पर खड़ा है। तो एक मौत जो हो चुकी है, एक जो होने वाली है, इसके बीच यादों की एक लंबी यात्रा है। ये ऐसा बोझ है जो उसको जिंदा भी रखता है, मौत का एहसास भी देता है और मरने को सहने की शक्ति भी देता है। मैंने इस तरह बादलों के घेरे को पढ़ा। हालांकि ये एक तरह का रोमांटिक अवसाद की कैफियत थी। मुद्दतों बीत गए उतना ही अरसा कि आखिरी कहानी जो मैंने किश्तोसोफी की पढ़ी वो है नाम पट्टिका। इसमें मौत नहीं है, लेकिन उम्र के एक ऐसे हिस्से पर जहां एक व्यक्ति खड़ा है जिसके पीछे अतीत के बहुत लंबे साए हैं, आगे समय बहुत कम है, जमीन बहुत ढलती हुई है। उसमें क्या एहसास होता है और ताज्जुब भी होता है कि आदमी आगे नहीं बढ़ता, आदमी पीछे की तरफ लौटता है। एक खास किस्म की कैफियत जिसे हम बैक टू द फ्यूचर तरह की कहते हैं कि वो बचपन में लौटता है। कृत्या का जो किरदार है बचपन में लौटने का, उस अनुभव का, उस उल्लास का जिक्र करता है जो मौत शायद कितनी भी सामने क्यों ना खड़ी हो, वो शर्मसार होकर रह जाएगी। ऐसी सूरत में क्यारियों में जाना, तितलियों की बात करना, फवार होना, बरसात होना, ये एक बिल्कुल अलग तरह की अनुभूति जो मुझे महसूस हुई। तो मैं समझता हूँ कि इन दो दायरों के बीच में एक रोमांटिक अवसाद और एक दूसरा रोमांटिक उल्लास, इस सारी स्थिति में किश्तोसोफी की तहरीरों को पढ़ा जा सकता है। पढ़ने का कोई एक तरीका नहीं होता, सलीका ज़रूर होता है जिसे हम ट्रेन करते हैं, लेकिन तरीके इतने ज़्यादा होते हैं कि हर पाठक उसको अलग अलग से पढ़ता है। ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ एक कृति को लूँगा और उसके हवाले से कुछ बातें कहना चाहूँगा, और वो कृति है सूरजमुखी अंधेरे के। उसके पूरा तो मैं नहीं पढ़ूँगा, उसका कुछ हिस्सा पढ़ूँगा। कि सवाल आता है कि मैंने इसको क्यों चुना, क्योंकि इसमें मुझे वो दोनों बातें, वो दोनों एक्सट्रीम, कि एक तरफ रोमांटिक अवसाद और दूसरी तरफ उसका पूरा उल्लास, इसके बीच में एक विक्षिप्त आत्मा, पूरा जिस्म कटा फटा जो है, वो कैसे इसमें झूलता रहता है। ये दो शक्तियां जिनको कभी हम इरास की शक्ति कहते हैं, जो सिर्फ एक सीमित दायरे में काम शक्ति नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शक्ति के रूप में आती है, जो फिसल जाती है, जिस पे आदमी का कोई वश नहीं, किसी कारण भी फिसल जाती है, और उसको फिर से बहाल करने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसको जीने के लिए, इतना ही नहीं, पूरी औरत बनने का जो तस्वर है, भरी पूरी औरत बनने का तस्वर, जो बार बार उससे डिनाई किया जाता है, डिनाई ही नहीं किया जाता बल्कि उसे एहसास दिया जाता है कि तुम औरत नहीं हो, और अगर मान भी लिया जाए तो हो एक फीकी, खाली, रीती हुई, बेरंग, बेमजा, बेबू, बेबास औरत हो। इन दोनों के बीच में मैंने थोड़ा सा इसका अध्ययन किया है। हालांकि रोमांटिक लफ्ज़ बड़ा आजकल पेजोरेटिव हो गया, कोई शरीफ आदमियों को महफिल में इस्तेमाल नहीं करता, पढ़े लिखों के, लेकिन मैं उसे अब भी सही समझता हूँ, क्योंकि इसके बिना मौत का सामना आप नहीं कर सकते।
तो ये कुछ अंश सूरजमुखी अंधेरे के। इसके बाद इस टेक्स्ट पर कुछ बातें जो मैंने बात की थी, इरोस जिंदगी की कुव्वत, शक्ति, और थैनाटोस मौत, भयानक, काली, घनगरज वाली, उसके बीच की जिंदगी। सूरजमुखी अंधेरे की मूल समस्या इरोस और थैनाटोस के द्वंद्व की है। इरोस सूर्य उन्मुख है, प्रकाश है, ऊष्मा लिए हुई है। थैनाटोस मृत्यु उन्मुख है, अंधकारमय है और ठंडा। बलात्कार यानी इरोस का बलपूर्वक हिंसात्मक हनन रति को अंधेरे की अंतहीन गुफा में फेंक देता है, उसे ठंडी औरत बना देता है और अंततः मास बर्फ की सिल औरत नहीं। यहां से शुरू होती है इरोस और थैनाटोस की लड़ाई, रति के भीतर और रति के बाहर। एक दोस्त उनके वाक्य है इसमें, कौन चाहेगा तुम्हें, ए तुम एक ठंडी और मनहूस लड़की, या ये कि पहने हुए कपड़ों के सिवाय तुम्हारे पास कोई गर्माहट नहीं। शायद रति के सामने प्रश्न ये है कि वह भी एक ठंडी औरत बनी रहे, अपने भीतर के इरोस की हत्या कर दे और थैनाटोस के आलिंगन में जा जाए। इरोस में काम इच्छा, सुरक्षा और अहमवादी प्रवृत्तियों के अतिरिक्त अधिक शक्तिशाली रुझान भी शामिल है जो जीवन को उत्कृष्ट और समन्वित करते हैं, जबकि थैनाटोस में आत्मदंड और आत्मपीड़ा के अतिरिक्त वे रुझान भी शामिल हैं जो जीवन को नकारते हैं और मनुष्य को मृत्युन्मुख बनाते हैं। रति के जीवन में बलात्कार ऐसी घटना है जो उसे इरोस और मौत की दो परस्पर विरोधी शक्तियों के बीच ला खड़ा कर देती है, और यूं शुरू होती है दास्तान रति की उस भयानक लंबी लड़ाई की। मौत जिसके इरोस की हत्या करके उसे नीरस फीकी बना देता है, और इरोस अपने फिर से उसके नाम के अनुरूप एरोटिक रत्यात्मक बनाने के लिए संघर्षरत है। एक समूची औरत, कुछ फिक्र, एक फीकी औरत, एक लड़की जो कभी लड़की नहीं थी, एक औरत जो कभी औरत नहीं थी। या रति कोई औरत नहीं, वह सिर्फ गीली लकड़ी है, जब भी जलेगी धुआं देगी, सिर्फ धुआं। क्यों उसे ठंडे सर्द बिछोने में गर्म पानी के रबड़ बोतल रखनी पड़ती है, लेकिन उसे रति छाती पर से हाथ उठाकर नीचे कर लिए और अपने को महसूस किया। ये अपने को महसूस करना, जिंदगी का साक्षात्कार, जिंदगी को अपने अंदर दाखिल करना, ये एहसास कि उसकी देहरी से भी कुछ उठाया जा सकता है, इस बात का प्रमाण है कि रति में अभी भी इरोस की कामना और उसे परिपूर्ण करने की शक्ति शेष है। हम जानते हैं कि यदि काम की मृत्यु हो जाए तो मनुष्य के जीवन में और इस धरती पर उल्लास, वसंत और सौंदर्य नष्ट हो जाता है। कोई नहीं जानता कि बलात्कार से रति का कितना रक्त बहा, लेकिन इरोस और मौत के युद्ध में उसकी आत्मा, रत्यात्मकता और परितुष्टि की क्षमता कितनी लौलहान हुई है, सूरजमुखी अंधेरे को पढ़ने के बगैर इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इरोस और मौत के बीच की खाई को पार करना जोखिम से खाली नहीं। इसके लिए रति को अपने समाजीकरण की पूरी स्थिति से अलग होना पड़ेगा। जैसा कि कुछ दो वाक्य उद्धृत है, मुझे तुमसे माफी मांगनी है राजन, ये एक काला जहरीला क्षण हर बार मुझे झपट लेता है और मैं काठ हो जाती हूँ। या ये है थैनाटोस का हमला, बार बार, हर समय, हर जगह, हर पुरुष के सामना होने पर। लेकिन ये शक्ति मरती नहीं, इरोस कामना है, जीवन है, परितुष्टि है। अब ये कुछ एक लंबे लेके कुछ हिस्से जिसको मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा, और ये आभास तो मिलता है कि ये मृत्यु का सामना करने के सक्षम होने की तरफ एक कदम जरूर है, लेकिन मुसीबत यह है कि वो सक्षम नहीं हो पाती। मैं इस सिलसिले में एक कविता का उदाहरण देना चाहता हूँ। मशहूर कविता परवीन शाकर की एक कविता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिंदगी का सारा मसला उसके ठंडे हो जाने का है, और जब आदमी की ये शक्ति ठंडी हो जाती है, वो क्रूर, बदमाश, हर तरह का रक्तपात करने वाला आदमी हो जाता है। उसको बहाल करने की जरूरत है। ये एक कविता का आयुष्य परवीन शाकर की। ये मेरे हाथ की गर्मी जिसे छू कर तुम्हारी आंखों में हैरत के डोरे हैं,
कि इससे कब्ल जब तुमने मेरा हाथ थामा बर्फ का मौसम ही पाया था, ये मौसम मेरे अंदर कितने बरसों से फरोकश है यानी जारी है। बहार आई थी और मेरे दरीचों में मेरे लिए कभी दस्तक न होती थी। गुलाबी बारिशें मेरे लिए ममनू थी यानी वर्जित थी, और सुबह की ताज़ा हवा का जायका मैं भूल बैठी थी। मेरे मलबूस से सब गर्म रंगों को शिकायत थी, मुझे बस बर्फ की चादर पहनने की इजाज़त थी। मगर जानो, तुम्हारे साथ ने जीस्त यानी जीवन का मंजर बदल डाला। यहाँ अब रंग का त्यौहार है, खुशबू का मेला है। मेरे ख्वाबों का चेहरा महताबी है यानी चंद्रमुखी, मेरे हाथों का मौसम आफताबी है यानी सूरजमुखी, जिसे तू फिर। अब इस कविता को उद्धृत करना सिर्फ इसलिए नहीं कि शायरी का थोड़ा सा मजाज है, बल्कि इसलिए कि ये दो अलग अलग टेक्स्ट हैं। एक पद्यम है, एक गद्यम है। एक बुनियादी जो इस टेक्स्ट को मिलाता है वो है उस ठंडेपन को दूर करने की कोशिश जो आदमी को मृत्यु की तरफ ले जाती है, जिसे क्या कहते हैं अपनी पोस्ट मॉडर्न भाषा में इंटरसेक्सुअलिटी, टेक्सुअलिटी, सॉरी सेक्सुअलिटी का मसला था, इंटरटेक्सुअलिटी के किसने टेक्स्ट एक दूसरे पे दाखिल हो जाते हैं। और नतीजा ये नहीं हमारे सामने है कि ये नहीं कि वो एक जगह से उठाए गए हैं, बल्कि सदियों की रिवायतें जो है वो हमारे जहन में हरकत करती हैं। इसी में ही मौत का साक्षात्कार कैसे होता है वही हमारे सामने आता है। अब थोड़ी सी छेड़छाड़ इस टेक्स्ट के साथ, जिसे हम कहते हैं प्लेइंग विद द टेक्स्ट, कि अब समस्या क्या है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि लेखक है, बीच में टेक्स्ट है और अंत में पढ़ने वाला है, पाठक है। और बार बार हमें बताया जाता है कि आज आथर की या लेखक की मृत्यु हो गई है। नहीं भी हुई तो यूं ही सा है कि उसकी क्या इंटेंशन है, उसकी क्या मंशा है, इससे हमें कोई गरज नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी तहरीर लिख चुका होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और पाठक का जन्म होता है। यूं आलोचक बड़ी आसानी से लेखक के तमाम चार्जेस से बच जाते हैं कि आपने मेरी रचना को मिसरीड किया है। वो कहेंगे ठीक है साहब, आपने जो लिख दिया सो लिख दिया, अगर आपने कहना था तो कोई वक्तव्य दे देते अपने साथ, हम उसके मुताबिक पढ़ लेते। लेकिन जो भी एक क्रिएटिव राइटर सेंसिटिव है, वो जरूरी नहीं कि उस पर्टिकुलर रचना के बारे में जो उन्होंने लिखी है कोई वक्तव्य दे, लेकिन अपनी दूसरी रचनाओं में भी जो कि किसी भी विधा में है, चाहे वो उपन्यास में है, चाहे वो कहानी में है, चाहे बातचीत में है, चाहे वो लिखित है या अलिखित है, कुछ ना कुछ कहता रहता है। हालांकि कृष्ण सोपती ने इस उपन्यास के बारे में कुछ जरूर लिखा है, सूरजमुखी अंधेरे के कुछ संस्मरण, जिसके दो उदाहरण मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। रत्ती जैसी औरत अपने सदर्पण में सिर्फ जान पहचान के दावे कर सकती है, सेक्स के कुछ बहाव से उदित कुछ सगे संबंध स्थापित नहीं कर सकती। इस बार शब्दों की मानसलता से नहीं, जरा गौर फरमाइए कि पूरी मानसलता के जरिए जिस आत्मा का हनन होता है, शब्द उसको किस तरह पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में खुद लेखक कहते हैं। इस बार शब्दों की मानसलता से नहीं, शब्दों की आत्मा से मेरा साक्षात्कार था। इस साक्षात्कार के लिए मैं सूरजमुखी की कृतज्ञ हूँ। वही नहीं बल्कि हम सब लोग जो इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं अपने अपने ढंग से उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, जाहिर है कि उसके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसा मजबूत और लचकीला भी टेक्स्ट दिया है कि हम अपनी अनुभूतियों को, अपने तजुर्बात को, एहसासात को उसमें जिस तरह से शामिल हो जाएं और जिस रास्ते से निकलना चाहें आज़ादी से बाहर निकल जाएं। ये एक बहुत बड़े टेक्स्ट की खूबी होती है। तो पहला जिक्र मैंने लेखक के संबंध में किया था। दूसरा मसला उनके टेक्स्ट का है, जिसको मैं थोड़ा सा बाद में लूंगा। तीसरा है पढ़ने वाले का, पाठक का।
जो सबसे ज्यादा क्रूर और निर्मम व्यक्ति होता है वो बहुत रेजिस्ट करता है कि वो ग्रहण ना करूं जो लेखक का आशय है, बल्कि उस तरह पढ़ूं जो मेरी अपेक्षाएं हैं लेखक से। और इस द्वंद्व में वो उस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करता है। कभी वो हार जाता है, कभी जीत जाता है। अंततः उसकी रेजिस्टेंस धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि टेक्स्ट जो है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, पूरा जो स्ट्रक्चर है उस पर हावी होना शुरू हो जाता है। और अंततः वो कह देता है कि ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सेस हैं, मैंने अपने मुताबिक इसके बारे में अपनी राय दे दी, लेकिन इसने मुझे परेशान कर दिया। जिस टेक्स्ट ने उस सारी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया हो, जो एक पाठक की पूर्वाग्रह बहुत अरसे से बने हुई है, और उस रेजिस्टेंस के बाद वो थोड़ी सी रियायत देने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ, इसका अर्थ सिर्फ उतना ही नहीं जितना मैं जानना चाहता था, बल्कि इसका कुछ और अर्थ है जो मुझे जानना चाहिए, तो फिर बार में वो दोबारा उस टेक्स्ट में दाखिल होता है। एक बार नहीं, कई बार दाखिल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर पाठक जो है वो रीराइट करता है टेक्स्ट को अपने जहन में, वो लिखित रूप में न करे, एक कल्पना, क्योंकि शब्द से बाहर कोई भी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो शब्द अपने लाता है उस टेक्स्ट में, नए शब्द के द्वारा उस टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है। शब्दों की आत्मा से जिससे लेखक का साक्षात्कार हुआ है, वो भी अपनी आत्मा को उससे साक्षात करता है। ये है रीडर की समस्या, पाठक की। अब जरा पाठक को थोड़ा सा परेशान कर लिया जाए कि आमतौर पर हमारी एक धारणा बनी हुई है हिंदी आलोचना में, आम पाठक, हमने बड़ा सोचा कि ये आम पाठक कहाँ किस गली कूचे में मिलता है, इसलिए कि इस किसी रचना को नकारना हो तो बड़ी आसानी से क्या दिया जाता है, ये आम पाठक की समझ में नहीं आएगी। ये एक बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट सी कल्पना है। कोई व्यक्ति, कोई पाठक आम पाठक नहीं होता, बल्कि वो बड़ा विशिष्ट पाठक होता है। विशिष्ट इसलिए कि उसका तजर्बा होता है, भावनाएं होते हैं, एहसास होते हैं, शिकस्तें होती है, तमन्नाएं होती है, आरज़ुएं होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, इस तरह वो दाखिल होता है। तो अब हम जरा ये सोचें कि कोई एनोनिमस पाठक, हेटेरोजीनियस, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा पाठक कौन है। सूरजमुखी अंधेरे को कितने लोगों ने पढ़ा होगा, हजारों लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ बैठे हुए पढ़ा होगा, और समय के किस किस हिस्से में उन्होंने पढ़ा होगा, कुछ अर्सा पहले पढ़ा होगा, अब पढ़ा होगा, फिर पढ़ा होगा। हम उसके बारे में कोई डेफिनेट निश्चित रूप से कोई धारणा नहीं कर सकते। लिहाजा मैं सिर्फ 4-5 कैटेगरीज बनाने की कोशिश करता हूँ, और वो विमन पाठक की मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर, क्योंकि हम तो एमसीपी वाला मामला है, कुछ कहेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो एक पाठक, एक लड़की, जिसे आप कह देते हैं आम पाठक, अब जब वो सूरजमुखी अंधेरे के टेक्स्ट में दाखिल होती है और जिसको बलात्कार विद इन सिंगल कोट्स कहा गया है कि ये उसकी सेंट्रल थीम है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उसने सिर्फ सूरजमुखी अंधेरे के नहीं पढ़ा, उसने फिल्में देखी हैं, सीरियल्स देखे हैं, अखबारें पढ़ी हैं, लोगों से संपर्क किया है, पीयर ग्रुप के साथ रहा है, बलात्कार के बारे में सुना है, देखा है, भयानक चित्रण देखा है फिल्मों द्वारा, आवाजें सुनी है, उस लैंप को हिलता हुआ देखा है जो कि बुझ जाता है। कितनी कितनी इमेजरी, कितनी कितनी विजन्स जो हैं, कितनी कितनी साउंड्स जो हैं, वो उसके जहन के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। अब उसने जब इस रचना को पढ़ा या पढ़ने की कोशिश की, तो अब वो एक खाली जहन की तरह उसमें दाखिल नहीं होगा, बल्कि वो अपनी सारी आवाज़ों को, उन सारे चित्रों को, उन सारी कल्पनाओं को, उन दृश्यों को, उनकी हरकतों को, आगे पीछे होने के, उसकी चीत्कार को, ये सब लेके उस टेक्स्ट पे दाखिल होगा।
जब वो पाठक ऐसे दाखिल होता है तो जाहिर है कि ये अनुभूति जो उसकी होगी वो नहीं होगी जो इस सारे टेक्स्ट को, मैं टेक्स्ट को एक बड़े व्यापक सेंस में कर रहा हूं, चाहे फिल्म है, रेडियो है, लिखित है, सुनना है, जो कुछ है उससे अलग है या उसने कभी महसूस नहीं किया, सिर्फ रिटन वर्ड के माध्यम से उसमें दाखिल हुआ है। ये पाठक अलग प्रतिक्रिया देगा, वो नहीं होगा जिसकी आमतौर पर हम कल्पना करते हैं। एक दूसरा पाठक लीजिए, हालांकि मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, जो बलात्कार का शिकार है। अब उसकी अनुभूति जो है, जो उसने खुद भोगा हुआ है, जिस तरह उसने महसूस किया है, वो सारी चीजें उसमें दाखिल होके फिर उसके अंदर से वो एक नई जागृति पैदा करने की कोशिश की जाती है। मैं इसकी एक मिसाल एक सोलो डांस से देना चाहूंगा। मंटो की कहानी खोल दो, जिसे माया कृष्णा राव ने किया था, कि अब उसमें जो अनुभूति है वो सकीना की नहीं है ऐसा जो कि मंटो की कहानी में मौजूद है, बल्कि मंटो का जो बाप है सिराजुद्दीन, वो अपनी लड़की के जिस्म में दाखिल हो जाता है और फिर महसूस करता है कि इस लड़की को क्या अनुभूति होगी। उसका पूरा कर्ब, उसकी व्यथा, उसका पूरा अजाब, उसका पूरा अभिशाप जो है एक और पात्र महसूस कर रहा है जो उसका बाप है, जबकि मंटो की कहानी में जो महसूस हो रहा है वो उस लड़की का हो रहा है। अब ये जो ट्रांजैक्टिव तरह की रीडिंग है, ये दाखिल होना जो है, ये उस टेक्स्ट को बिल्कुल बदल देता है जो टेक्स्ट हमारे सामने फिजिकली मौजूद है। जब ऐसा कोई आदमी पढ़ेगा तो उस टेक्स्ट को एक नए सिरे से पढ़ेगा, और क्योंकि ये एक रचना इतनी बड़ी रचना है कि उसको इसको पढ़ने में कोई मायूसी नहीं होगी, कितना भी उसमें दाखिल हो चुके। अब तीसरा पाठक ले लीजिए, शादी हो चुकी है लेकिन बलात्कार बाद में हुआ। अब जाहिर है कि उस पर जो असरात होंगे वो नहीं होंगे जो पहले के होंगे या एक कच्ची उम्र में होंगे, डिफरेंट। हो सकता है एक पाठक मैस्क्विस्ट हो, प्लेजर सीकिंग हो, उसका एक तरीका और होगा। एक रेडिकल फेमिनिस्ट भी हो सकता है, उसका विचार एक दूसरा होगा। आई मीन ट्रिमेंडस नंबर ऑफ एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग जो होगा। जितने पाठक हैं उतनी ही सूरजमुखी अंधेरे की कृतियां हैं। वो कोई एक टेक्स्ट नहीं है, वो बीसियों सैकड़ों टेक्स्ट है जो बन जाते हैं। अलग अलग पाठक के उसकी नजर में डर जरूर लगता है कभी कभी कि ऐसा न हो कि अर्थों की एक अनारकी हो जाए और हमें पता ना चले कि आखिर इस सब का अभिप्राय क्या है। फिर हम सुदेश पचौरी साहब के पास जाएंगे कि भैया थोड़ा सा इसको समेट लीजिए, कि कोई अनारकी से ये खतरा है, क्योंकि जब बहुत बड़ी अनारकी हो जाती है तो उसकी जो संवेदना है वो खत्म होने लगती है। तो हमें इसको समेटना पड़ता है कि नहीं भाई, इस पैरामीटर के थोड़ा सा बाहर ना जाइए, वरना आप बिल्कुल इसकी जो अनुभूति है, इसकी जो क्रूरता को आप देख रहे हैं, जो संवेदना को, वो उससे आप वंचित हो जाएंगे। दैट इज नंबर 1 पॉइंट, कि हम इस त्रिकोण में लेखक के और टेक्स्ट के और पाठक के किस तरह इस कृति को समझने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट को मैंने छोड़ दिया था इसलिए कि टेक्स्ट में हम कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है, लेकिन हम इमेजिन तो कर सकते हैं कि जो नहीं है वो अगर यूं ना होता तो यूं होता, ये हम कर सकते हैं। और लेखक इतनी आजादी पाठक को देता है, ये आलोचक है जो उसको ये आजादी नहीं देता कि नहीं तुम उसी टेक्स्ट के पैरामीटर में जो क्लोज सिस्टम हम समझते हैं उसी के अंदर झांको। रीडर नहीं झांकता। मिसाल के तौर पर सिर्फ 2 तब्दीलियां कर दीजिए टेक्स्ट में। एक तब्दीली ये कर दीजिए कि उस लड़की की उम्र कुछ और बड़ी हो जाती है रति की, जब ये हादसा होता है बलात्कार का। और एक तब्दीली ये कर दीजिए कि उसके एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस से पहले हो जाता है, चाहे वो फ्री विल और फ्री चॉइस से है, चाहे लिबिडो की पूरी फोर्स के साथ है, चाहे प्यार के किसी लम्हे के साथ है, लेकिन ये एक्सपीरियंस होता है। तो अब हम एक रति को नहीं, कई लड़कियों को देखेंगे उस पूरे टेक्स्ट में। एक पूरा शीशा घर हमें नजर आने लगेगा जिसमें 1000 चेहरे हमें नजर आते हैं, और उन 1000 चेहरों में टूटे फूटे से ही
हम अपना अक्स देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं इन सारे चेहरों में, अक्स में हमारा चेहरा तो नहीं है। और जब हम इस तलाश में घूमते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने चेहरे का अक्स भी नजर आता है। इस तरह हम उस टेक्स्ट में दाखिल होते हैं। तो हमने दो बातें कही कि एक पूरी इस त्रिकोण में किस तरह हम इसको लेंगे। अब जाहिर है कि जब टेक्स्ट में हम ये तब्दीली करते हैं तो शब्दावली बदल जाती है। वो जो शब्दावली पहले थी रचना की, हम अपनी शब्दावली उसमें दाखिल करते हैं। इस तरह एक पूरा प्रोसेस, क्रिएशन, रिक्रिएशन, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, एक जुड़ना टूटना एक निरंतर प्रोसेस रहता है। और इस प्रोसेस के अंदर जितनी बातें कही जाती हैं कि इस टेक्स्ट को विचारधारा की दृष्टि से देखा जाए, रेडिकल फेमिनिज्म के दृष्टि से देखा जाए, या किसी और दृष्टि से देखा जाए, जो कि एक बिल्कुल वैलिड सवाल है, उसको किसी भी दृष्टि से देखिए, लेकिन वो सारा जो कुछ है वो एक लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर हुआ है, उससे बाहर नहीं हुआ। आप उस लिटरेरी टेक्स्ट की परछाई, उसके दबाव, उसकी खराबियां या अच्छाइयां जो भी हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। हालांकि आप कितना भी विचारधारा को उस पर दबाव हो, हालांकि मेरी पर्सनल एक पैथोलॉजिकल ऑब्सेशन है लिटरेचर के बारे में कि होना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पाठक का ऐसा ऑब्सेशन हो। तो ये एक रिलेशन नया एस्टैब्लिश होता है टेक्स्ट का, जिसको हम ये कहते हैं एक सिम्बियोटिक टाइप ऑफ रिलेशन है, जिसमें उस पूरी कंटेंट को, जिसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने किसी काज के लिए, और एक का ऐसा रिलेशन जो कि जिसको हम लिटरेरी टेक्स्ट कहते हैं कि टेक्स्ट ये है विचारधारा या फेमिनिज्म, एक टेक्स्ट लिटरेरी है या टेक्स्ट लिटरेरी ही है या टेक्स्ट लिटरेरी भी है। इस तरह हम कई तरह के टेक्स्ट के पैरामीटर्स में इस रचना में से गुजरते हैं। तो हमें इस सिम्बियोटिक रिलेशन को समझने की जरूरत है। इसलिए बहुत से लोग जो पढ़ने वाले हैं और जिनका कोई काज है, वो इस टेक्स्ट को इस्तेमाल कर सकता है, करना चाहिए, आवश्यक है, एक खास अपने एक खास काज के लिए कि ये देखो वो रचना है जो इसको विदिन कोर्स, पुरुष प्रधान, पैतृक समाज आदि आदि में किस तरह इसको पेश किया जाता है। लेकिन एक दूसरा आदमी कहता है कि देखो भाई, आप इस काज को जरूर लीजिए, लेकिन उसका जो लिटरेरी पर्सपेक्टिव उसको ना तोड़िए, क्योंकि आखिर वो लिटरेचर जो है वो तो होस्ट है, एक मेजबान है जिसने उस गेस्ट को इनवाइट किया है, और वो कभी एक गेस्ट को उस टेक्स्ट में ला सकता है, कभी दूसरे को, कई तरह के मेहमान उसमें दाखिल होते चले जाते हैं। मैं सिर्फ इस खतरे की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि जब कोई भी मेहमान मेजबान को बेदखल कर दे और कहे कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है क्योंकि मैं अब आ चुका हूं और इस घर में जो मैं कहूंगा सो होगा, तो फिर मेरी और कई लोगों की परेशानियां होती हैं और लेखक और आलोचक आपस में भिड़ जाते हैं। क्योंकि कोई चारा नहीं है इसका, क्योंकि मेहमान और मेजबान ने आखिर तो किसी न किसी दिन कोई ना कोई तो उसे बोर हो ही जाएगा। तो इसलिए जो आजकल एक खतरा है जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव डीकंस्ट्रक्टिव रिडक्शनिज्म, ये जो साहित्य के क्रिटिसिज्म को एक श्रेडिंग मशीन बना दिया गया है कि रचना को इसको दाखिल लो, साहित्य का पूरा टेक्स्ट पुर्जे होके बाहर निकल आएगा, ना टेक्स्ट रहेगा, ना लेखक रहेगा, ना पाठक रहेगा, ना कुछ भी रहेगा। इस खतरे की तरफ इशारा कर रहा हूं। टेक्स्ट को खोलिए, जितना लचकीला बनाना चाहते बना दिए, जितना खोलना चाहता है खोल दीजिए, उसमें कोई हरज नहीं, लेकिन उसको तोड़िए नहीं, क्योंकि एक बार उस टेक्स्ट का स्ट्रक्चर टूट जाएगा तो वो चाहे किसी तरह भी रिकंस्ट्रक्शन कीजिए तो फिर टेक्स्ट वो नहीं रहेगा जिस टेक्स्ट को राइटर ने क्रिएट किया है, बल्कि अब और लोग उसमें शामिल होकर उसको क्रिएट करेंगे। और आखिरी बात जो मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ वो ये, फिर वापस बादलों के घेरे पर, कि इतनी उम्र बीतने पर बाल सफेद हो गए, बूढ़े हो गए, पता नहीं कब मृत्यु का साक्षात्कार हो जाए, मृत्यु बोध की, लेकिन उसकी जो फजा है वो हमारे जहन से उतरी नहीं, वो जहन में हमेशा अभी तक तारी है। लेकिन अगर उस फजा को डीमिस्टिफाई किया जाए आज, क्योंकि हम तो रियलिस्ट आदमी कहते हैं, हम तो रियलिस्ट हैं, हम उस फजा को डीमिस्टिफाई करना चाहते हैं, तो कुछ खतरे हैं कि ये जो बादलों के घेरे हैं ये बहुत ज्यादा गहरे हो जाएंगे,
इतने गहरे अंधेरा बढ़ जाएगा कि हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, और इसमें इतनी घनगरज हो जाएगी कि हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसी सूरत में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इस शेर पर शाहिदा हसन के कि तारे भी नजर न आए घर में, तारे भी नजर न आए घर में, आंख उस घड़ी से डर रही है। शुक्रिया।